अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा ज़मान है। मेरे ग्रुप मेंबर अहमद हुरैरा, अब्दुल्ला नवीद गोंदल, मोहम्मद मुबीन भट्टी है। आज का हमारा टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और ये किस तरह काम करता है। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की हिस्ट्री की बात की जाए तो 1972 में डिफरेंट रिसर्चर्स ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस प्रोड्यूस किया और साथ ही फंडामेंटल अचीवमेंट्स भी हासिल की। इसके अलावा 1980s में वैक्सीन को तैयार किया गया और उसके ज़रिए ह्यूमंस का ट्रीटमेंट भी किया गया। इसके अलावा 1981 में फ़र्स्ट ट्रांसजेक्शन एनिमल का प्रोसेस प्रोड्यूस हुआ। 1982 में ड्रग डिज़ाइनिंग इंसुलिन बनाई गई। 1983 में डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर प्रोड्यूस हुआ। 1986 में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ह्यूमंस अप्रूव हुई थी और 1996 में क्लोनिंग ऑफ द डॉली शीप का प्रोसेस प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा 2000s में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ह्यूमन जीनोम को बनाया गया और उस पर न्यू रेगुलेशन सेट की गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग थिंग्स की जीन को मॉडिफाई और चेंज किया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो इट इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल और एडिशन एंड रिपेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस 1970s के मिड में डेवलप्ड हुआ। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाता है। और अगर वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि बैक्टीरियम, तो वो जो ट्रांसफ़र डीएनए होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती है और इस तरह हम एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए से दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें पहला आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम किस जीन में इंटरेस्टेड हैं, यानी हमारे लिए कौन सा जीन मददगार साबित होगा। दूसरा स्टेप इंसर्शन इनटू वेक्टर है। इस स्टेप में हम आइसोलेशन के लिए वेक्टर सेलेक्ट करते हैं ताकि हम उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल सकें। थर्ड स्टेप ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। हमने जो वेक्टर लिया होता है उसको हम कट करते हैं और ह्यूमन सेल्स के साथ जोड़ देते हैं। फोर्थ स्टेप ग्रोथ ऑफ जीएमओ। जीएमओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म है। इस स्टेप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस बैक्टीरियम में डाला जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं और हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, जिसको हम लास्ट स्टेप कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब अगर आप साइड पर डायग्राम को देखें तो उसमें हमारे पास एक हेल्दी ह्यूमन का सेल है। उस सेल में हमारे पास डीएनए होता है, उसमें से डीएनए लेना है। ये होता है हमारे पास पहला स्टेप। साइड पर अगर आप देखें तो एक बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम के अंदर प्लाज्मिड होते हैं, उसमें से हमने प्लाज्मिड लेना है। ये हो गया हमारे पास दूसरा स्टेप। अब उस प्लाज्मिड को कट भी करना है। कट करने के बाद जब हम ह्यूमन सेल के साथ उस प्लाज्मिड को अटैच करेंगे तो वो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, जो कि हमारे पास थर्ड स्टेप बनता है। इसके बाद उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस हमने बैक्टीरियम में डालना है, जो कि हमारे पास फोर्थ स्टेप बनता है और उसमें मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। इन मल्टीपल कॉपीज़ को जोड़ने के बाद हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की है। और ये लास्ट स्टेप हमारे पास फिफ्थ स्टेप है, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन कहलाता है। Assalamu alaikum. My name is Ahmad Huraira. My registration number is SV21 BCS 022. Objective of genetic engineering. Number 1, isolation of a gene or its part. हम genetic engineering की मदद से DNA में जीन या जीन के किसी भी पार्ट को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जीन थेरेपी की बात की जाए तो हम डिफेक्टेड जीन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से मुख्तलिफ RNA और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम इसको ह्यूमन नीड्स को कैटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मकसद
हम मुफीद प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। नंबर 3, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ड्रग्स, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमारे पास सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रग्स की बेहतरी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, प्लांट वैराइटीज़ विद डिज़ायर कैरेक्टर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि हम ऐसे पौधे तैयार करना चाहते हैं, हम पौधों की ऐसी इकसाम तैयार करना चाहते हैं जिनका लाइफ साइकिल कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। नंबर 5, जेनेटिक डिफेक्ट्स ट्रीटमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमारे पास सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि हम ऐसी बीमारियां जो कि वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल की कमी या पैदावार ज़्यादा होने की सूरत में लुकीमिया जैसी बीमारियों का इलाज भी करना पॉसिबल है, जिसमें हम डिफेक्टेड जीन्स को रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल जीन्स से। जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सी वैक्सीन्स का यूज़ कर सकते हैं और हम उसको बहुत सी डिजीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। हम इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए या इसकी प्रिपरेशन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, बेटर यील्ड क्रॉप। जैसा कि हम ऑब्जेक्टिव्स में बता चुके हैं कि हम अपनी खसूसियात के मुताबिक, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हम ऐसे प्लांट्स की प्रोडक्शन करते हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा होती है और उनकी लाइफ साइकिल कम होती है। एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग फास्टर ग्रोथ रेट। बहुत से रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और खाना खिलाने की कमी पर तशवीश का इजहार किया है, जिसके नतीजे में साइंटिस्ट ने जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की प्रोडक्शन की है जो कि आम प्लांट्स से 20% लार्ज होते हैं और उनकी बिगर लीव्स होती हैं और थिक रूट्स होती हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से प्लांट्स, एनिमल या किसी भी जानदार के डीएनए को मॉडिफाई करने के अमल को जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वैसे तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स 10,000 साल पहले से ही शुरू किया जा चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्यूचर में हमें जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मदद से बहुत से मसलों का हल मिल सकता है और जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्यूचर में एक अहम रोल प्ले करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक खसूसियत ये भी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम ड्रग्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं, वैक्सीन की तैयारी में इसको यूज़ कर सकते हैं। हम ड्रग डिज़ाइन करने के लिए हम एक या दो से ज़्यादा प्रोफाइल्स को इकट्ठा करके हम ड्रग्स डिज़ाइन करते हैं। एक्सटेंडेड लाइफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ये मुमकिन है कि हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, हम कैंसर के सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल सेल से। इसके अलावा हम एनिमल के इम्यून सिस्टम को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं, हम उनकी लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं, उनके इम्यून सिस्टम में जो रिस्क है, जो कॉमन हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेस न्यूट्रिशन। जब एनिमल्स ग्रो करते हैं तो उनकी मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा बढ़ती है। 90% ब्रॉयलर चिकन्स में 9% लेस प्रोटीन देखा जा सकता है, जो कि वाइट स्ट्रिपिंग की वजह से बनती है। जहाँ जहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें कुछ फ़ायदे देता है, वहाँ वहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम इसको बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
तकरीबन आधी दुनिया को ये 3 कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जिनके बनाया हुआ सीड्स ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्शन करता है। Assalamu alaikum. My name is Abdullah Naveed. My roll number is SP21 BCS032 and today my topic is site directed mutagenesis. तो site directed mutagenesis को देखने से पहले सबसे पहले हमने डिफरेंस देखना है कि mutagenesis और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। तो म्यूटेशन बेसिकली होता है रैंडम या एक परमानेंट चेंज डीएनए सीक्वेंस के अंदर, और जो म्यूटाजेनेसिस होता है वो आप कह सकते हैं कि म्यूटेशन जनरेट करना किसी डीएनए सीक्वेंस के अंदर किसी ख़ास वजह से, हम कोई किसी किस्म के चेंजेस चाहते हैं तो उसकी वजह से हम जब म्यूटेशन को जनरेट करते हैं डीएनए सीक्वेंस में किसी ख़ास वजह से, उसे कहते हैं म्यूटाजेनेसिस। नाउ वी विल लुक कि व्हाट इज़ साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेथड होता है जिससे हम स्पेसिफिक और इंटेंशनल चेंजेस जो हम चाहते हैं हम वो चेंजेस करते हैं एक जीन के डीएनए सीक्वेंस के अंदर या उसके जीन प्रोडक्ट के अंदर। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक स्टडी ऑफ चेंजेस इन प्रोटीन एक्टिविटी भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कुछ रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस फॉर साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है ना डीएनए की रिकॉर्ड नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास यू शुड रिक्वायर एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्राइमर। ठीक है, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस में आपको सबसे पहले जो है प्राइमर के अंदर म्यूटेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर पॉसिबल होनी चाहिए। उसके बाद जो म्यूटेशन होती है वो हमेशा जो है मिडल प्राइमर के अंदर होती है। म्यूटेशन शुड बी इन द मिडल ऑफ प्राइमर। उसके बाद जो प्राइमर है वो 24 से 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होना चाहिए और उसके अंदर जीसी कंटेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट 40% होने चाहिए। जीसी कंटेंट का मतलब ग्वानाइन और साइटोसिन। उसके बाद जो है मेल्टिंग टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर दैन 78 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि जो उस प्राइमर का 3 प्राइम एंड है, ठीक है, वो जीसी पे ख़त्म होना चाहिए। जी या सी के ऊपर ख़त्म होना चाहिए, मतलब ग्वानाइन या साइटोसिन के ऊपर जो है वो ख़त्म होना चाहिए उसका 3 प्राइम एंड प्राइमर का। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ म्यूटाजेनेसिस। तो म्यूटाजेनेसिस की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक रैंडम म्यूटाजेनेसिस और एक साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो रैंडम म्यूटाजेनेसिस में बेसिकली ऐसा होता है कि जो म्यूटेशन होती है वो कहीं भी डीएनए सीक्वेंस के अंदर जनरेट हो जाती है किसी भी जीन के अंदर। और साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के अंदर बेसिकली ये होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक एरिया के अंदर या टारगेटेड एरिया के अंदर जो है ना म्यूटेशन जनरेट करते हैं किसी जीन के अंदर या किसी स्पेसिफिक हम न्यूक्लियोटाइड को टारगेट करते हैं और उसके अंदर जो है हम फिर म्यूटेशन को है जनरेट करते हैं और हम डीएनए चेंजेस करते हैं उसके अंदर। तो अब हम देखेंगे बेसिकली कुछ जो है ना आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एसटीएम। तो इसमें सबसे पहले आती है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रोडक्शन। एसटीएम इज़ यूज्ड टू जनरेट म्यूटेशन दैट प्रोड्यूसेस आवर डिज़ायर्ड प्रोटीन और प्रोटीन हैविंग डिज़ायर्ड फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि हम इसमें म्यूटेशन जनरेट करके अपनी मर्ज़ी का जो है ना प्रोटीन जो है ना वो बनाते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि अपनी फंक्शनैलिटी के मुताबिक जो है ना जिस तरह के हमें फंक्शंस रिक्वायर होते हैं उस तरह का हम जो है ना म्यूटेशन जनरेट करके प्रोटीन बनाते हैं। इन्वेस्टिगेटिव टूल स्पेसिफिक म्यूटेशन इन डीएनए अलाउ द फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस और अ प्रोटीन। इसमें यह क्या होता है, जैसे ही हम म्यूटेशन जनरेट करते हैं तो फिर हम स्टडी करते हैं कि जो है बाकी जो भी पूरा वो प्रोटीन बना है उसके ऊपर उसकी फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हुई हैं जब हमने उसके ऊपर म्यूटेशन जनरेट किया। रिसर्च अलाउ रिसर्चर्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस और म्यूटेशन विद इन अ जीन कोड। इसमें ये होता है कि बेसिकली जब हम डीएनए के अंदर म्यूटेशन जनरेट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि बाकी जो जीन या कोडॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो है उस म्यूटेशन का क्या अफेक्ट पड़ता है। जब हम वो म्यूटेशन जनरेट करते हैं तो उस म्यूटेशन का क्या अफेक्ट जो है बाकी जीन्स वगैरह पे या बाकी न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं या बाकी कोडॉन्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे कुछ एसटीएम के फ्यूचर एस्पेक्ट्स।
तो सबसे पॉइंट नंबर 1, बाय म्यूटेटिंग प्रोटीन इन द इम्यून सिस्टम रिसर्चर्स हैव केम अ लॉन्ग वे टुवर्ड कंस्ट्रक्टिंग एंटीबॉडीज दैट कैन न्यूट्रलाइज द कैंसर सेल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर प्रोटीन मौजूद हैं उनके अंदर हम म्यूटेशन जनरेट करके हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, जिससे हम किसी भी कैंसरस सेल्स या कोई भी बीमारी वगैरह से हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उनके अगेंस्ट फाइट करेंगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जीन थेरेपी पॉसिबल हो सकती है। अभी भी जीन थेरेपी हो रही है और फ्यूचर में बहुत बेहतर तरीके से इसकी मदद से जीन थेरेपी जो है वो हो सकेगी। लास्ट पॉइंट, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन इज ओपनिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप दैट कैन मेक मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस जब हम प्लांट प्रोटीन्स के अंदर करते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि हम जो है एक क्रॉप से हम एक बेटर यील्ड ले सकते हैं, वो बेहतर जो है आउटपुट हमें दे सकता है। उसके बाद ये होता है कि जब जो प्लांट होता है वो जब फोटोसिंथेसिस करता है तो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। तो वो क्या होगा कि जब हम उसके अंदर साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से प्लांट प्रोटीन्स के अंदर हम म्यूटेशन जनरेट इस तरह ही करेंगे कि वो जो एटमॉस्फेरिक CO2 लेयर है वो उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लास्ट में अगर हम साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि एनी अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन कैन बी सिलेक्टिवली रिप्लेस विद एन अनदर अमाइनो एसिड्स, कि कोई भी अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन के अंदर हम उसको किसी भी अमाइनो एसिड से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 वो ये कि हम जो अमाइनो एसिड्स होते हैं हम रिप्लेसमेंट करते हैं एट जेनेटिक लेवल अमाइनो एसिड्स की, और हम न्यू जो है ना अमाइनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो है ना अमाइनो एसिड जो रिप्लेस होते हैं जब हम साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से म्यूटेशन जनरेट करते हैं, तो जो नया हमें एंजाइम मिलता है, म्यूटेंट एंजाइम जिसे हम कह सकते हैं, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पिछले वाला जिसके अंदर हमने म्यूटेशन जनरेट करके नया म्यूटेंट एंजाइम बनाया है, कि उस पिछले वाले की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और वो किस तरह बिहेव करता था इन सर्टेन कंडीशंस। तो हम इससे जो नया वाला है उसके ऊपर फिर हम कुछ रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि ये किस तरह का बिहेव करेगा इन सर्टेन कंडीशंस। My topic is genes expression. Now the first question arises is what is genes expression? फंक्शनल जीन की सिंथेसिस के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं जीन से, उससे हमें एंड प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो प्रोटीन या नॉन कोडिंग RNA की फॉर्म में होती हैं। इस प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन के मेन 2 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन DNA टू RNA होती है और ट्रांसलेशन RNA टू प्रोटीन्स होती हैं। अब ये दोनों RNA और DNA दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अब RNA में 2 मेजर टर्म्स आ जाती हैं, ट्रांसफ़र RNA और मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA क्या होती है? वो टाइप होती है जो जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए, एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है या कोई मैसेज फ्रॉम द DNA आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। और ट्रांसफ़र RNA जो होता है वो असेंबल करता है प्रोटीन को, लेकिन 1 अमाइनो एसिड एट ए टाइम। अब अमाइनो एसिड क्या होता है? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। मैसेंजर और ट्रांसफ़र RNA की एब्रीवेशन mRNA और tRNA है। अब जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसमें ये सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसके यूजेज क्या है, पर्पस, फैक्टर्स अफेक्टिंग और काज इसकी क्या है। जब इसके यूज़ की बात की जाए तो जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो किसी भी डिजीज़ के मॉलिक्यूलर सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, और इसका पर्पज़ ये है कि इसमें देखा जाता है कि जीन्स के कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि को रेगुलेटेड या मैच्ड हैं ड्यूरिंग कैंसर या किसी और स्टेट के लिए। जीन्स एक्सप्रेशन में अब एक टेक्निक आ जाती है जिसको हम माइक्रो एरे टेक्निक कहते हैं। इसमें टेक्निक में ये होता है कि जो हमारे पास डाटा जनरेट हुआ होता है DNA, RNA और किसी भी प्रोटीन पे एक्सपेरिमेंट करके हम उसको यूज़ करते हैं। इस टेक्निक से हम बहुत सारी जीन्स के जो है एक्सप्रेशन स्टेट वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इस टेक्निक से किसी भी जीन का एक्सप्रेशन जो होता है वो एक प्रिंटेड फॉर्म में या इंडिकेटर्स की फॉर्म में जो होता है एक स्लाइड पे आ जाता है, जिसमें रेड और वाइट इंडिकेटर्स होते हैं। अब जब हम इसको किसी रेफरेंस सैंपल के साथ टैली करते हैं तो इसमें जब किसी भी एक्सप्रेशन जिस जीन पे हम वर्क करें, पर्टिकुलर जीन की जब एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू हाईयर आती है तो हम उस स्लाइड पे जो है करस्पॉन्डिंग स्पॉट आ जाता है, एक रेड कलर का स्पॉट आ जाता है, जिससे ये पता लगता है कि उस पर्टिकुलर जीन की जो वैल्यू है वो रेफरेंस सैंपल से ज़्यादा है।
अब जीन एक्सप्रेशन को तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिनमें से जो है कुछ हैं कि एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब इनटेक बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस का, ड्रग्स वगैरह का इनटेक करना, और एज के साथ साथ जैसे जैसे एज ओल्ड होती जाती है उस हिसाब से जीन्स जो हैं वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अदर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में जो है वो लाइट और इस किस्म के सराउंडिंग्स की इश्यूज आ जाते हैं। जीन एक्सप्रेशन काज किस लिए होता है कि ये जब हम सेल में कोई भी मॉलिक्यूल्स इंक्लूड करते हैं, या फिर म्यूटेशंस, ऐसी म्यूटेशंस जिनके ज़्यादातर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, या फिर सराउंडिंग्स से, इन्वायरमेंट से जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब इसमें हमारे पास दो मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं, जीन एक्सप्रेशन का और जीन रेगुलेशन का, कि इन दोनों में मेजर क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं। जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डीएनए की इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं और वो कन्वर्ट होती हैं फंक्शनल प्रोडक्ट में। अब वो फंक्शनल प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन हो सकती है। अब जीन रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर टाइम पे एक सही अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन मिल जाए किसी भी जीन्स का। अब इसमें ये देखा जाता है कि जीन एक्सप्रेशन की अक्रंस होती किधर है। अक्रंस इसकी प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होती है। अब जब हम प्रोक्रियोटिक को लेके चलें तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो दोनों में होती है, लेकिन इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो दोनों ये प्रोसेस हैं ये दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि प्रोक्रियोटिक सेल जो होता है वो न्यूक्लियस के डिफाइंड न्यूक्लियस को वो उसका लैक करता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है प्रोक्रियोटिक सेल में। जबकि यूकेरियोटिक सेल को देखा जाए तो उसमें जो है न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होती है और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है, क्योंकि इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हम डिफाइंड न्यूक्लियस की इसलिए टर्म यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि यूकेरियोटिक सेल में जो है एक प्रॉपर न्यूक्लियस की शेप एक बनी हुई है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ये हमारे टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।